फ्लैश फिल वगैरह तो बता ही चुके हैं हम लोग। और डुप्लीकेट और डेटा वैलिडेशन और डेटा और डेटा मॉडलिंग गोल, ये इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। गोल से सिनेरियो और गेट डेटा का मतलब ही क्या होता है सबको पता है ना? एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड इंपोर्ट इन द वर्क बुक। अलग अलग जगह से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके अपने वर्कबुक में डेटा को लाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? गेट डेटा का यूज़ करते हैं। इंसर्ट, इसको खींच करके ऊपर डाल देते हैं और यहाँ हम लिख लेते हैं गेट डेटा। अब गेट डेटा में पहला जो ऑप्शन है वो CSV फाइल से डेटा को लाना, टेक्स्ट फाइल से लाना, MySQL से डेटा लेके आना, अदर एक्सेल से लेके आना, क्लाउड से। ये अभी पेंडिंग रखेंगे क्योंकि इसके लिए क्लाउड पे पहले हमें भी लॉगिन करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे। तो बेहतर होगा आप लोग से अकाउंट बनवा देंगे। जिस दिन अपना कार्ड लेके आइएगा, 1 रुपया कटेगा बनाने के लिए, पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि कोई अपना अकाउंट डिटेल नहीं देगा, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क ये है कि कुछ नहीं, आप जानबूझ के नहीं कीजिएगा। आप लॉगिन करके छोड़ दिए एक मशीन बना करके, तो आवर के हिसाब से पैसा कटते रहता है। तो इसलिए अपना कोई भी आपको देगा नहीं, तो बेहतर होगा कि अपना जिसमें बैलेंस कम हो वही अकाउंट दीजिए। अगर है डबल अकाउंट, हाँ, मर्ज और अपेंड की बात है तो मर्ज बेसिकली यूज़ होता है किसके लिए? देखिए, 2 तरह का स्टैकिंग होता है। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक को रखना, है ना? एक के ऊपर एक को रखना भी स्टैक है और एक के बाद एक को रखना भी स्टैक है। लेकिन एक के ऊपर एक को रखना, इसको बोला जाता है क्या? वर्टिकल स्टैकिंग। और एक के बगल में एक को रखना, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल स्टैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसका। तो अगर ये देखें तो हम लोग वी स्टैक समझ लीजिए, हम बताए भी होंगे शायद, फार्मूला से डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ये होता है आपका एच स्टैकिंग के लिए। किसके लिए? हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग के लिए। ट्रांसफॉर्म डेटा में आप बेसिकली ETL ऑपरेशन करते हैं। एक लाइन में कहा जाए तो आप क्या करते हैं? ETL ऑपरेशन, मतलब डेटा कहीं से लेके भी आइएगा, उस पर अलग अलग तरह के प्रोसेसिंग भी करिएगा, फिर उसमें क्लीनिंग वगैरह भी कीजिएगा और उसके बाद आप लोड कीजिएगा एक्सेल में। इसके लिए बेसिकली ट्रांसफॉर्म डेटा के लिए यूज़ किया जाता है पावर क्वेरी का। एक्सेल का एक बिल्ट इन टूल होता है जिसको बोला जाता है पावर क्वेरी। और पावर क्वेरी आपको ETL ऑपरेशन के लिए सारे टूल्स देते हैं। और इसके लिए आपको जिस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा उसका नाम है ट्रांसफॉर्म डेटा। ETL का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फुल फॉर्म याद रखना है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है ETL। फिर क्या है? एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। क्या है? अब एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में क्या होता है कि मान लिया जाए कि आपको ऐसा बोल दिया है कि अलग अलग वर्कबुक है और आप उन सारे वर्कबुक के बीच कनेक्शन करके बताइए। जैसे कह दिया जाए कि एक वर्कबुक है, एक दूसरा वर्कबुक है आपके पास, और इस वर्कबुक में भी अलग अलग शीट है। मान लीजिए इसमें एक शीट है, दूसरा शीट है, इसमें भी मान लीजिए मल्टीपल शीट है, एक शीट है, 2 शीट है, ऐसा। अब हम क्या चाहते हैं कि एक मास्टर वर्कबुक बनाएं
और उसमें लिंक कर दें इन दोनों को, कैसा रहेगा? मतलब इस मास्टर वाले में हमारे पास टोटल 4 शीट हो, 1 2 3 और 4 ऐसा। और अब इसको हम लिंक कर दें किसके साथ? इसको लिंक कर दें इस वाले शीट के साथ। उसी तरीके से इसको लिंक कर दिया जाए किसके साथ? इस वाले शीट के साथ। उसी तरीके से इसे लिंक कर दिया जाए, मान लीजिए कि इस वाले शीट के साथ, और इसे लिंक कर दिया जाए इस वाले शीट के साथ। कैसा रहेगा? इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर इन शीट्स के अंदर आप कोई भी बदलाव करेंगे तो वो सारा चेंजेस ऑटोमेटिकली कहाँ होता जाएगा? इस मास्टर बुक के अंदर। ये क्या है आपका? मान के चलिए मास्टर बुक रहेगा, और यहाँ अलग अलग जगह से एंट्रीज हो रही है, और वो सारा एंट्री कहाँ रेप्लिकेट हो रहा है, कहाँ सब अपडेट हो रहा है? मास्टर बुक के अंदर। तो इस तरह का काम करने के लिए आपके पास कौन सा टूल दिया गया है? एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। समझ में आया? कभी भी बोला जाए, आपको ऐसा टास्क दिया जाए कि देखिए अलग अलग डेटा एंट्री ऑपरेटर है आपकी कंपनी के अंदर, उसको अलग अलग बुक आपने दे दिया बना करके, उस बुक में अलग अलग शीट दे दिया है, हर शीट में वो मंथ वाइज अपना एंट्री कर रहा है, और जो भी एंट्री कर रहा है उसका सारा डेटा आपके मशीन पे एक अलग वर्कबुक में सिंक होता रहे, अपडेट होता रहे। ऐसा कोई ऑप्शन एक्सेल के अंदर है? तो बोले कि हाँ ऐसा ऑप्शन है, और उसी का नाम क्या है? एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? लिंक डिफरेंट शीट ऑफ डिफरेंट बुक्स टू अ मास्टर बुक। अगर हम चाह रहे हैं कि अलग अलग शीट जो अलग अलग वर्कबुक का है उसको एक ही बुक से लिंक किया जाए, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन का मतलब क्या है, समझ में आया? अब देखिए रिफ्रेश भी एग्जिस्टिंग कनेक्शन से ही जुड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि अगर मान लिया जाए कि आपने कनेक्शन बना दिया, आप कनेक्शन बनाने के बाद क्या दिक्कत है वो समझिएगा। कनेक्शन तो आपने बना दिया है, लेकिन जब आप सोर्स में कोई चेंजेस करेंगे, यहाँ अगर कोई चेंजेस करेंगे तो अपने आप अपडेट नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश। हाँ, एक ऑप्शन और भी है कि आप इसका जब कनेक्शन कीजिएगा तो कनेक्शन प्रॉपर्टीज में जा करके ऑटो रिफ्रेश के लिए भी टाइम आप सेट कर सकते हैं कि हर 1 मिनट पे या हर 2 मिनट पे ऑटोमेटिकली क्या होता रहे? रिफ्रेश होता रहे। ये पॉइंट समझ में आया आप लोग को? क्या लगता है कि रियल टाइम में काम का होगा कि नहीं कनेक्शंस? बिल्कुल। रिफ्रेश उसी से जुड़ा हुआ एक ऑप्शन है। तो क्या बोल सकते हैं? अपडेट डेटा इन द मास्टर वर्क बुक, है ना? अगर हम मास्टर वर्क बुक में अपडेट करना चाह रहे हैं अगर क्लाइंट के वर्कबुक में कोई चेंजेस होता है और हम उस चेंजेस को मास्टर में अपडेट करना चाहते हैं, इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? अब फिल्टर का मतलब सबको पता है। अब बहुत बेसिक चीज़ है एक्सेल का। फिल्टर हो गया, फाइंड रिप्लेस हो गया, गो टू हो गया, बड़ा कॉमन चीज़ है। फिल्टर का यूज़ हमेशा करना पड़ेगा। इस तरह का डेटा निकालो। हम लोग रियल लाइफ में भी बहुत फिल्टर का यूज़ करते हैं कि नहीं? चाहे फ़ोटो खींचने से लेकर हर चीज़ में। तो ये फिल्टर होता है क्या? फिल्टर का मतलब होता है कि बहुत सारे विकल्प है, उनमें से किसी खास विकल्प के अकॉर्डिंग आपको डेटा सेट या रिजल्ट सेट चाहिए, तो वहाँ फिल्टर का यूज करते हैं। अब जैसे कि सोचिए ना कि आपको अगर कहीं ट्रिप ही प्लान कर रहे हैं, आपको देखना है कि सस्ता होटल कहाँ मिलेगा, या फिर आप रैंक वाइज देखना चाह रहे हैं टॉप 5 टॉप 10, या कॉस्ट वाइज देखना चाह रहे हैं, आप फिल्टर ही नहीं करते हैं कि नहीं? तो हर जगह पे फिल्टर लगाया जाता है। तो फिल्टर, लेकिन एडवांस फिल्टर और नॉर्मल फिल्टर में अंतर क्या होता है कि जो नॉर्मल फिल्टर होता है वो इन प्लेस होता है। इन प्लेस कहने का मतलब जहाँ डेटा है वहीं पे फिल्टर लगा देगा।
तो इसको बोलेंगे इन प्लेस। और एडवांस फिल्टर ये अलाउ करता है कि डेटा यहाँ पड़ा हुआ है लेकिन फिल्टर लगा करके रिजल्ट कहीं और देगा इसका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडवांस फिल्टर। बेसिक फिल्टर में होता है क्या कि आप एक सिंगल क्राइटेरिया पे फिल्टर कर पाते हैं, एडवांस फिल्टर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। अब कैसे जरा इसको देखेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएट क्रिएट करता है वो करता है आपका इन प्लेस फिल्टर वाला पॉइंट, कि नॉर्मल फिल्टर हमेशा इन प्लेस फिल्टरिंग करता है लेकिन एडवांस फिल्टर आपको इन प्लेस और अदर लोकेशन दोनों अलाउ करता है। तो एडवांस फिल्टर क्या करता है, फिल्टर डेटा विथ डिफरेंट ऑप्शंस। आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। टेक्स्ट टू कॉलम तो सबको पता, एक ही कॉलम वाले डेटा को अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट करना। डेटा ऑफ अ कॉलम कैन बी, क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट कॉलम्स। एक ही कॉलम के डेटा को अलग अलग कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर क्या है, फ्लैश फिल, fill the data ये पैटर्न को देखते हुए डाउन डायरेक्शन में क्या करता है, डेटा को फिल करता है। रिमूव डुप्लीकेट्स, ये बड़ा काम हम लोग करते हैं, डुप्लीकेट्स को हटाने वाला। डुप्लीकेट को हटाने का मतलब क्या हुआ कि जो डुप्लीकेट डेटा है हमारे डेटा सेट के अंदर उसको क्या करो, हटा दो। तो क्या करेगा ये, रिमूव डुप्लीकेट डेटा फ्रॉम द रेंज ऑफ डेटा। जो डेटा सेट का आपका रेंज है उसमें से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को क्या करता है, ये हटाता है। अब डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटाने का मतलब क्या हुआ, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटाने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे राम का रिकॉर्ड है और यहाँ भी राम का रिकॉर्ड है तो उसको क्या करेगा, हटा देगा। लेकिन डुप्लीकेट का मतलब क्या समझिएगा कि पूरा का पूरा रो मैच करना चाहिए। ये नहीं कि नाम राम है लेकिन इसका पोस्ट अलग है, इसका पोस्ट अलग है, तो सेम रिकॉर्ड कंसिडर इसे नहीं करता है। अब क्या बोल रहे हैं, पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब सारा कॉलम का डेटा अगर एग्जैक्टली मैच करता है तभी उसको एज अ डुप्लीकेट रिकॉर्ड कंसिडर करेगा एमएस एक्सेल। इसके बाद है डेटा वैलिडेशन, ये तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। ये क्या करता है, वैलिडेट डेटा इन द सेल और फिक्स्ड of particular kind of data for the sale। किसी सेल के लिए कोई खास तरह का डेटा हम डिसाइड अगर करना चाहते हैं या किसी सेल में डाले गए डेटा को चेक करना है कि इस सेल के अकॉर्डिंग ये डेटा है या नहीं, तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, तो कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि अलग अलग मंथ के रिपोर्ट्स को क्या करना, कंसोलिडेट करना, मतलब कहा जाए तो मर्ज करना। जैसे कि अगर हमने यहाँ जैन मंथ का सेल लिया है और यहाँ हमने लिया है फेब मंथ का और यहाँ हमारे पास है मार्च का, अप्रैल का और मई का। अब मुझे इन तीनों मंथ, चारों मंथ का, जैन फेब मार्च, चारों क्या 5 हो गया ना, इन 5 मंथ का एक क्या चाहिए, टोटल हमें सेल चाहिए। 5 मंथ का एक कंसोलिडेटेड सेल चाहिए। कैसा किया जा सकता है, ये जैन फेब मार्च अप्रैल और मई का हमें सेल बनाना है यहाँ पे। कैसा किया जा सकता है,
हाँ किया जा सकता है, एक ही जगह पे सभी का सेल कंसोलिडेट करके लाया जा सकता है। और ये काम हम करते हैं किसके द्वारा? कंसोलिडेशन के। तो क्या कह सकते हैं कि आप अप्लाई डिफरेंट फॉर्मूला ओवर रेंज ऑफ data that are similar but of different time apply different formula over range of data that are similar but of different time period रिजल्ट को कंसोलिडेट करने के लिए, मतलब मिलाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? कंसोलिडेशन को आम भाषा में मैं बताऊं, मान लो कि हमारे पास इसमें आधा लीटर पानी है, मान लो इसमें हमारे पास आधा लीटर, इन दोनों को मिला करके 1 लीटर पानी मुझे बनना, तो क्या करेंगे? इसको कंसोलिडेट करेंगे। तो कंसोलिडेशन का मतलब यहाँ समझ लो कि अलग अलग एक ही पैटर्न का डेटा जो अलग अलग टाइम पीरियड का हो, उसको मिला करके एक फाइनल डेटा सेट तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि हमारे पास कंपनी के अंदर मान लीजिए 50 सेल्समैन है और हर सेल्समैन जनवरी मंथ में अलग अमाउंट का सेल किया है, फरवरी में अलग किया है, मार्च में अलग किया है। अब मुझे इन तीनों महीने का जोड़ करके एक सेल्समैन का देखना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मिला के टोटल कितना का उसने सेल किया। और अगर कोई सवाल पूछ दे कि इंडिविजुअली किस महीने में कितना सेल किया, तो भी हम बता सकें। तो ये काम हम किसके जरिए कर सकते हैं? कंसोलिडेशन के जरिए। अब रही बात डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग किसके लिए होता है? अलाउ टू लिंक डिफरेंट डेटा सेट, अलग अलग डेटा सेट को आपस में लिंक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? डेटा मॉडलिंग। जैसे कि एम्प्लॉय का अलग डेटा है, डिपार्टमेंट का अलग डेटा है, प्रोडक्ट का अलग डेटा है, इन तीनों को आपस में हमें क्या करना है? लिंक करना है। तो डेटा लिंकिंग के लिए डेटा मॉडलिंग किया जाता है। अब डेटा मॉडलिंग में हम लोग 4 तरह का रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, 1 to 1 का, 1 to many का, many to 1 का और many to many का। और डेटा मॉडलिंग जरूरी हो जाता है तब जब आप पिवोट टेबल बनाना चाह रहे हैं। आप पिवोट टेबल में वैसा आप एक रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं जिसमें डेटा अलग अलग रेंज से उठाना, अलग अलग टेबल से उठाना हो, तब तो डेटा मॉडलिंग बिल्कुल ज़रूरी होता है। जब आप जॉइंस का यूज़ करते हैं, जब आप एसक्यूएल पढ़ेंगे तो वहाँ भी डेटा मॉडलिंग ज़रूरी हो जाता है। गोल सिक की बात करें तो गोल सिक क्या करता है? तो बता सकते। गोल सिक का काम होता है टारगेट को अचीव करना, किसी एक सेल के वैल्यू को चेंज करके अगर हम टारगेट को अचीव करना चाहें तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? अब जैसे कि बोला जाएगा, आपको हम बता रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, मान लीजिए पिछले महीने में आपका सेल रहा है सपोज 2 लाख रुपए का। अब 2 लाख का जब सेल रहा है तो आप टोटल 100 क्वांटिटी सेल किए हैं और 100 क्वांटिटी सेल किए हैं और आप एक 2000 का सेल किए हैं एक प्रोडक्ट, तभी ना होगा नहीं कि 200 का 200 का, तब आप 2 लाख का सेल किए। अब अगर आपका ओनर ये कहते हो कि नहीं हमको तो इस महीने में आपसे 5 लाख का सेल चाहिए, तो आपके पास एक सवाल आएगा कि 5 लाख का सेल देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो सेल्स का वॉल्यूम बढ़ा देना पड़ेगा। तो सेल्स का कितना वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो 500 हो जाएगा? एक मन में सवाल आएगा या नहीं आएगा? या फिर दूसरा ये हो सकता है
कि अगर सेल्स वॉल्यूम ना बढ़े तो प्राइस ही बढ़ा दें। तो कितना प्राइस हाइक करेंगे ताकि अगर 100 क्वांटिटी ही सेल करें तो भी हमें कितना सेल्स वैल्यू मिल जाए, 5 लाख का। तो इस तरह का जो क्वेरी होगा उसको आंसर हम किसके थ्रू कर सकते हैं? गोल सीक के। अब बढ़ते हैं सिनेरियो के तरफ। अब सिनेरियो का यूज कहाँ करते हैं? जैसे गोल सीक में क्या होता है कि एक सेल के वैल्यू को चेंज करके टारगेट अचीव किया जाता है, लेकिन तब क्या जब टारगेट को अचीव करने के लिए एक से अधिक सेल के वैल्यू को चेंज करना पड़े, क्या ये गोल सीक कर पाएगा? ना। तो उस काम को कौन करेगा? सिनेरियो। और दूसरी भाषा में बताएं तो अगर मान लिया जाए कि आपने यहाँ कोई एक वैल्यू रखा, अभी क्या वैल्यू है इस सेल के अंदर? 88, और जैसे ही हम 77 डाल दिए तो 88 रहेगा इस सेल में, क्या हुआ होगा? हट गया होगा। तो इस बात से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सेल के किसी सेल में एट अ टाइम कितना वैल्यू रखा जा सकता है? 1। लेकिन सिनेरियो मैनेजर आपको ये अलाउ करता है कि एक्सेल के एक ही सेल में एट अ टाइम आप मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं, जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यू देगा। आप सोचिए कि अगर हमने यहाँ प्रोडक्ट लिया ए तो अपने आप इसका वैल्यू हो जाए 70, और अगर हमने प्रोडक्ट लिया बी तो अपने आप यहाँ वैल्यू क्या हो जाए? 80। या अगर हमने प्रोडक्ट लिया और अगर पेमेंट का मोड चेंज कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यू अपने आप चेंज होता है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। किसका यूज करके? अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी एक प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन उस प्रोडक्ट का रेट चेंज होते रहता है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अब जैसे कोई हम कंप्यूटर ही सेल कर रहे हैं तो कंप्यूटर 10,000 में भी हो रहा है, 15,000 में भी हो रहा है, 20,000 में भी हो रहा है, 25,000 में भी हो रहा है। तो जैसे ही कोई कस्टमर आए तो हम पूछे उससे कि आपको लोअर रेंज का चाहिए, मिड रेंज का चाहिए या हायर रेंज का चाहिए। अब जैसा कस्टमर बोलता है उसके हिसाब से हम उसको क्या करके देते हैं। आज जैसे ही हम लो रेंज सेलेक्ट करें तो लो रेंज के अकॉर्डिंग ही सारे प्रोडक्ट का प्राइस आ जाए और उसके अकॉर्डिंग टोटल आ जाए, क्या बढ़िया रहेगा। और जैसे ही हायर रेंज लें या मिड रेंज लें तो उसके हिसाब से सारा वैल्यू चेंज होता हुआ और उसका टोटल प्राइस आ जाए। तो ये काम हम किसके जरिए कर पाएंगे? सिनेरियो मैनेजर के थ्रू। अब यही बात टेबल्स का। टेबल क्या करता है? टेबल बेसिकली प्रेडिक्शन और फॉरकास्टिंग के लिए चलता है। क्या मतलब ये है कि अगर मान लिया जाए कि 100 प्रोडक्ट हमने बेचा 200 के रेट से तो 2 लाख का सेल हुआ। अब यहीं पे सवाल उठता है कि मान लीजिए कि हम 150 प्रोडक्ट बेचे होते 200 के रेट से ही, तब कितना होता है हमारा सेल्स? 200 प्रोडक्ट बेचे होते तो कितना होता? 250 बेचे होते तो कितना होता? और रेट भी चेंज करते जा रहे हैं कि अगर मान लो कि 200 बेचे हैं लेकिन रेट जो 200 था वो 225 कर दिए, 300 प्रोडक्ट बेचे रेट हम 250 कर दिए, तो क्या वैल्यू होगा? मतलब क्वांटिटी भी मुझे बढ़ाना है और रेट भी बढ़ाना है और उसके अकॉर्डिंग मुझे एक डेटा प्रिडिक्ट करना है कि अब जब क्वांटिटी इतना बढ़ा दें, रेट इतना बढ़ा दें तो क्या वैल्यू होगा। तो हम बैठ के मैनुअली तो कैलकुलेट नहीं करते रहेंगे। तो इस काम में हमारी मदद कौन करेगा? टेबल। तो सिनेरियो क्या करता है? टू चेंज द वैल्यू ऑफ द सेल बाय चेंजिंग मल्टीपल सेल। अगर एक सेल के वैल्यू नहीं, मल्टीपल सेल के वैल्यू को चेंज करके किसी एक सेल का वैल्यू को चेंज किया जाए तो इसके लिए सिनेरियो मैनेजर, और किसी एक सेल के वैल्यू को चेंज करके किसी दूसरे सेल का वैल्यू चेंज किया जाए तो इसके लिए गोल सीक। तो गोल सीक का ही एडवांस फॉर्म क्या हो गया आपका? सिनेरियो मैनेजर। Get different predicted value according to the two different conditions.
अगर दो अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे हमें वैल्यू प्रेडिक्ट करना हो तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? टेबल्स का। अब फॉरकास्ट का काम क्या होता है? तो फॉरकास्ट का काम होता है डेटा को फॉरकास्ट करने के लिए, जो फॉरकास्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेटा। पुराने डेटा पैटर्न्स को देख करके अगर हमें डेटा फॉरकास्ट करना हो, जैसे बहुत कॉमन है, आप क्रिकेट मैच में ही देखते हो कि अगर इसी हिसाब से खेलती रही टीम तो इतना तक जा सकती है, तो क्या है? प्रेडिक्शन ही तो है। सब टोटल किसके लिए होता है? टू अप्लाई डिफरेंट फॉर्मूला विथ फिल्टर। मतलब क्या हुआ? देखो, जब कोई फार्मूला लगाते हैं और हम डेटा फिल्टर कर देते हैं तो फार्मूला काम वहाँ पे नहीं करता है, लेकिन सब टोटल आपको ये अलाउ करता है कि आप फिल्टर भी लगा लोगे फिर भी आपका फार्मूला काम करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये समझ में आया सबको? कभी की है कि नहीं प्रज्ञा तुम? की है? बताए थे ये सारी बातें। जैसे सेल्समैन क्या डालते हैं आप? प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट रेट, और क्या डाल देते हैं? अमाउंट। ये डेटा डाल दिया जाए। सेल्समैन ये जनवरी मंथ का है ना? चलिए, कुछ जानबूझ के रिपीट भी किया है डेटा को। हम बोले कि यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल कीजिए, क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू सम। और क्या लेंगे हम? इस क्वांटिटी का सम ले लिए, तो क्वांटिटी का सम लिए तो क्या आ गया? 130। उसी तरीके से इसका भी हम क्या कर लेते हैं? सम कर लेते हैं। हो गया। उसी तरीके से हम अमाउंट का भी क्या कर लेते हैं? सम। ये कुछ फार्मूला हमने लगा दिया। अब बताइए, फार्मूला सही लगा हुआ है? काम कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा होगा। अब करते क्या है? तो यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं। तो फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल। अब समझिएगा ज़रा, हम यहाँ से सिर्फ लैपटॉप को ले रहे हैं। सिर्फ लैपटॉप सेलेक्ट कर रहा है तो
अब देखो यहाँ पे दोबारा आते हैं और सबको हटा दिया जाए, सिर्फ लैपटॉप को सेलेक्ट करते हैं, तो ये लैपटॉप से रिलेटेड डेटा दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी सी गलती ये है कि यहाँ हम लोग करेंगे क्या, इंसर्ट कर लेते हैं एक सेल, ताकि इसको अपने रेंज में कंसिडर ना करें। अभी वही कर रहा है, रेंज में कंसिडर कर ले रहा है, रेंज में ही जा रहा है। कंट्रोल शिफ्ट एल हटा दिए, दोबारा यहाँ गए कंट्रोल शिफ्ट एल लगा दिए और यहाँ से सबको हटा करके सिर्फ क्या सेलेक्ट कर लिए, लैपटॉप। अब ज़रा देखना बताना, कुछ ग्लिच कुछ दिखाई दे रहा है? क्या ग्लिच दिख रहा है? ये दिख रहा है कि यहाँ पे तो 130 थोड़ी है, 30 आना चाहिए था ना। तो यहाँ हमारा सम वाला फॉर्मूला सही से काम कर रहा है? नहीं। जब फिल्टर लगा रहे तो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पिक्चर में आता है कौन? सब। लगा के बताएं, पहले तो प्रॉब्लम समझा दिए, अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो समझिए। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लिखिए पहले इक्वल टू सब टोटल। सब टोटल के अंदर आप सम डालिए, तो सम के लिए 9 होता है, या तो 9 लिख लीजिए, है ना, 9। अब 9 के बाद आप कॉमा दीजिए और रेंज बता दीजिए। तो रेंज क्या बताइएगा, ये वाला, ब्रैकेट बंद और एंटर, यहाँ आ गया। अब उसी तरीके से यहाँ भी आपको वही काम करना पड़ेगा, इक्वल टू सब टोटल, और जोड़ने के लिए 9, फिर कॉमा लीजिए और क्या लीजिएगा, ये वाला रेंज, ब्रैकेट बंद, एंटर। उसी तरीके से यहाँ भी क्या लिखिएगा, इक्वल टू सब टोटल, ऐड के लिए 9 होता है तो आप 9 टाइप कर लीजिए और रेंज बता दीजिए। अब इसका फिर से आपको रिजल्ट देखना है, देखिए लैपटॉप को चूज कीजिए, कुछ समझ में आया फर्क? तो अब फिल्टर के साथ भी सम काम कर रहा है, यही फायदा है किसका, सब टोटल। अब हम लोगों को